नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार के दौरे पर रहे, वहीं शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस व श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जिले को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं मुख्यमंत्री जिले में 192 करोड़ 8,59,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 हितग्राहियों को चाबी सौंपी जाएगी। पीएम जनमन आदर्श पंचायत के तहत 2 गांवों को सम्मान करेंगे। अंबिकापुर के राजीव भवन कांग्रेस संगठन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर के कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने भी अपने दर्द को कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरीता लैतफलांग के सामने बताया कि इस दौरान प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2028 विधानसभा चुनाव के लिए पूरे 4 साल निस्वार्थ मेहनत करूंगा और लोगों के बीच बना रहूंगा। इसमें किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं रहेगी, सिर्फ कांग्रेस की सरकार 2028 में बनाना है। इस लक्ष्य से काम करने की बात कही। साथ ही कहा कि कांग्रेस की हार एक दूसरे की कमजोरी बताने में हुई है। अगर कोई भी बात होती तो लोगों के बीच पार्टी की बात नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी के सदस्यों ने ही पार्टी की खींचातानी के साथ अन्य बातें लोगों के बीच जाकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जिसका नतीजा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गंवा कर मिला। और छत्तीसगढ़ जो भी मेरे तरफ से हो सकता है, मेरे जीवन का आने वाले 4 सालों का लक्ष्य सीधा ये है। और इसमें ये भी क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की बात कहीं नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में सब जैसा सहारा देते आए हैं, आने वाले इन 4 सालों में भी सहारा बने रहेंगे। लोगों का देखभाल अपने क्षेत्रों में करते रहेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे। कहीं अर्जुन ने जैसा बताया वो बात नहीं रहती है, 19-20 होता है, वो चलता है। हमारी नगर निगम ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया और उनमें भी कई सफलताएं हासिल की। फिर मेरा ये मानना है कि हमारी एक जो कमजोरी रही कि हमने अपनी बात फैलाई नहीं, और कुछ हमारे ही साथी हमको ज्यादा पब्लिकली भी, लोगों के बीच में भी कि निगम कुछ नहीं कर रहा, हमको ज्यादा नुकसान काम नहीं करने से ज्यादा हमको निगम के में नुकसान हुआ अपने लोगों का पब्लिकली बोलते रहना कि निगम ने तो ये नहीं, निगम ने तो ये नहीं। वो यहाँ बोली ना, वो एक कमरे में बोली। पहले भी मैंने इस चीज को कहा, ये चीज बाहर में कभी नहीं होती, यहाँ बोलिए। ये नहीं कि हमको बोलने नहीं, ये तो आपका घर है, ये तो फोरम है, ये तो आपका परिवार, जिस परिवार को नेटवर्किंग के माध्यम से हमको और जोड़ना है, बांधना है। अंबिकापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो द्वारा युवाओं के लिए लिखी कैरियर गाइडेंस बुक का विमोचन किया। इस कैरियर गाइड में युवाओं को 10वीं के बाद अलग अलग क्षेत्र में करियर बनाने की अवसर व मार्गदर्शन दिया गया है। सीतापुर विधायक रामकुमार तपन ने बताया कि सेवा में रहते हुए उन्हें युवाओं और स्कूली छात्रों के बीच मोटिवेशन में जाने का अवसर मिलता रहा, जिसमें उन्हें महसूस हुआ कि 10वीं के बाद छात्रों को अपने करियर को लेकर भटकाव की स्थिति बनी रहती है और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में करियर के लिए कुछ सीमित क्षेत्र पर ही लोगों का ध्यान ज्यादा रहता है, जिससे युवा अपने क्षमता के मुताबिक करियर चुनने में वंचित हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विषयवार अलग अलग क्षेत्रों के साथ ग्रामीण, कृषि और राजनीति जैसी क्षेत्र पर भी एक्सटीरियर गाइडेंस में फोकस किया गया है, ताकि छात्र नौकरी और व्यवसाय के साथ राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी अपना करियर बना सके। बिल्कुल, मैंने एक किताब लिखी है कैरियर मार्गदर्शन, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों विमोचन आज हुआ है। इस किताब में विद्यार्थियों के लिए जैसे कैरियर चुनने में जो परेशानी आती है, ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ऐसा सामना करना पड़ता है कि जैसे 10वीं के बाद हम क्या सब्जेक्ट चुनें, बनना कुछ और चाहते हैं और कहीं और पढ़ते हैं। तो इन सारी समस्याओं का निदान एक छोटी सी 31 पेज की किताब में हमने प्रयास किया है।
कि ये सारे मार्गदर्शन के रूप में दिखाए। क्या इससे आगे भविष्य में फायदा होगा? देखिए, इस किताब में ये भी फ़ायदा हो सकता है, जैसे अमूमन हम करियर मार्गदर्शन के रूप में किताबें तो मिलती हैं, लेकिन उसमें एक ही किताब में सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। जैसे जो राजनीति के क्षेत्र में आजकल के युवा काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है, तो उसमें हमने राजनीति का विषय भी डाला है। जैसे पंचायत में वार्ड पंच से लेके राष्ट्रपति तक के निर्वाचन और उसमें योग्यताएँ, जमानत राशि क्या लगेंगी, वो सारे विषय उसमें डाली गई हैं। साथ ही साथ में जो पढ़ चुके हैं और जॉब के फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, उसकी भी विस्तार जानकारी उसमें दिया गया है। साथ ही साथ जो बेरोज़गार युवा हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी उसमें मार्गदर्शन है। और जो किसान हैं क्षेत्र के, ज़्यादातर हमारा क्षेत्र क्या है, किसान बहुमूलता है, तो किसान खेती तो कर रहे हैं, लेकिन खेती से दूसरे राज्यों के अगर तुलना करें तो एक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें भी वो चीज़ को लिखा है कि ऐसा कौन कौन सी खेती करके हम एक तरह से, जिस हिसाब से मोदी जी का लखपति योजना चल रहा है, लखपति दीदी का, तो उस आधार पर मैंने उनसे प्रेरणा लेके इसमें लिखा गया है। विधायक जी, आप युवाओं की प्रेरणा स्रोत बने एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है हमें युवाओं को करियर को लेकर के, क्या ये पुस्तक अब मील का पत्थर साबित होगी युवाओं के लिए? देखिए, उद्देश्य तो यही है और मुझे बड़ी सौभाग्य मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें शुभ संदेश दिया है, संभाग के मंत्रीगण शुभ संदेश दिया है, विधायकगण संदेश दिए हैं इसमें, और साथ ही साथ उन्हीं के करकमलों द्वारा आज विमोचन हुआ है। तो निश्चित ही ये मील का पत्थर साबित होना चाहिए, और जो कमियां हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा है, उस कमियों को देखते हुए इस किताब को लिखा गया है, इसलिए ये सफल होने की। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के धान खरीदी केंद्रों में से एक ऐसा धान खरीदी केंद्र जहां किसान अपना धान बेचने के लिए जाते हैं, और धान खरीदी केंद्र में किसानों को अपनी धान की बोरी के मुंह को खुद सिलना पड़ता है। हालांकि धान खरीदी केंद्र में किसानों का बढ़ चढ़कर भागीदारी रहती है, साथ ही धान के रखरखाव को लेकर भी बड़ा सवाल जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं इसी दौरान जिला पंचायत सदस्य शुभम पिंद्रो ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में विस्तार से हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि किसान भाइयों को धान की बोरी मिलने के लिए पिछले कांग्रेस सरकार में पैसा आता था और मिलता भी था, लेकिन अभी वर्तमान बीजेपी सरकार में किसान भाइयों के द्वारा धान की बोरी की खुद सिलाई की जाती है, जिसकी कोई सरकार के द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं की जाती और बोरी सिलने के लिए कोई पैसा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत मनौरा। अच्छा, क्या समस्या है भैया आपको? हमारा अब यहाँ आते हैं भैया मंडी में धान बेचने के लिए, है कि नहीं, तो हर समस्या है। यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, पानी न पंजा मिल रहा है, यहाँ बोरा सीना पड़ता है कि नहीं, हर किसान परेशान है। अच्छा, यहाँ के क्या कहते हैं प्रबंधक लोग? क्या कहते हैं प्रबंधक लोग आपसे? प्रबंधक लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, सीओ भैया कहते हैं। अच्छा, सिलवा रहे हैं आपसे बोरी? जी हाँ, बिल्कुल जी। अब देख रहे हैं भैया कि हम लोग खुद सी रहे हैं। और क्या क्या समस्या है आपको यहाँ? अब बस यही समस्या है भैया ना। अच्छा, परेशान ये पूरा किसान, खाने को मिल रहा है ना, चाय पीने को टाइम मिल रहा है ना कुछ। सुबह से आते हैं, सारे दिन का मतलब बिताते हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं भैया? हम ये सुविधा चाहते हैं, है ना, ये कि हर माने हर किसान को क्या सुविधा मिलना चाहिए, है ना, कि बोरी भरो अब अपना जाइए गंती करवाओ, है कि नहीं। यहाँ बोरा सीना पड़ता है तब गंती हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मरवाही। अच्छा चाचा, आप बोरी सी रहे हैं, यहाँ समिति के सदस्य कोई नहीं है क्या सीने के लिए बोरी? क्या समस्या है आपको? नहीं आया है, ये मजदूर लोग लगे हैं, तो इनके काम में हाथ बटा रहे हैं थोड़ा सा कि जल्दी हो जाए अपना काम। अच्छा, और समिति के कोई यहाँ बोरी सीने के लिए है? समिति के तो कोई नहीं दिख रहे हैं सिलने वाले, कोई नहीं दिख रहे। क्या और क्या क्या समस्या है आपको यहाँ? समस्या तो बाकी ज़्यादा नहीं है, कुछ बोरी वगैरह मिल ही जा रही है, सब काम ठीक हो रहा है कि नहीं। पानी भी ठीक है, पानी में बोर चलता है तो पीने की समस्या नहीं है। लेटरिन बाथरूम वगैरह का? लेटरिन बाथरूम इधर किसी को जरूरत होती है, पास में जंगल है, जा सकते हैं। अच्छा, पास में है, कोई ज़्यादा वो नहीं परेशानी होती, पानी वगैरह पर्याप्त है। अच्छा, किसी को चोट वगैरह यहाँ अगर लग गया तो क्या करते हैं? रखे होंगे, हो सकता है, वो हमको पता नहीं है, फर्स्ट एड में रखे हों कहीं है ऑफिस में। अच्छा, हो सकता है रखे हों, ठीक, पूछे तो नहीं है भैया। वहीं देखा जाए तो धान खरीदी केंद्र जो कि मरवाही का है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं देखने सुनने को मिल रही है, क्या कुछ पूरा मामला है सर? अभी लगातार मैं धान खरीदी केंद्रों का दौरा कर रहा हूँ। आपको पता है जैसे कि मैं जिला पंचायत सदस्य मरवाही का हूँ, और अभी मैं परासी के धान खरीदी केंद्र से आया हूँ। इससे पहले भी मैं मरवाही धान खरीदी केंद्र में समस्या आई थी किसानों के द्वारा कि हमको खुद बोरी सिलना पड़ रहा है। इससे पहले पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों का पैसा उनकी सिलाई का उनको मिलता था, पर अभी वर्तमान में वो टेंडरशिप में हो गया है।
पर जब ठेकेदार की जवाबदारी, समिति की जवाबदारी है कि बोरी सिलना और छल्ली काटना, ये काम जब समिति का है तो उसके बाद भी किसानों द्वारा कराया जा रहा है। किसानों से यदि एक मजदूर का रेट है साढ़े सात रुपये कुछ, पर इन किसानों को दबावपूर्वक, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सारे मजदूर भी व्यस्त हैं, हर सब अपने अपने धान में व्यस्त हैं, आज मजबूरन बस एक किसान को 12 रुपये से 15 रुपये तक भी देना पड़ रहा है एक बोरी सिलाई से छल्ली काटने का, जो कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों के साथ एक लौता पैसा है पूरे जीवन में, वो पूरे साल भर का मेहनत उनका अभी मिलता है और उसके बाद फिर उनके पैसों को इस तरीके से काटा जा रहा है। तो ये गलत है और इसके लिए हम लगातार प्रशासन को बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ों को ठीक करें। वहीं देखा जाए तो यहाँ और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि पानी की समस्या, स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या भी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का रख रखाव भी ठीक नहीं लग रहा है धान की। रख रखाव के लिए मैंने भी बोला है, क्योंकि अभी यदि धान सही समय में नहीं उठा हुआ और ये जगह भर गया तो फिर किसान कहाँ पे धान रख के अपना तौल करेंगे, कहाँ पे वो अपना छल्ली गिराएंगे, फिर छल्ली चढ़ाएंगे। ये समस्या आने वाली है, तो शासन से बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द अपना उठाव करवा लें, नहीं तो आने वाले समय में किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का समय काटना पड़ेगा। तो यह शासन प्रशासन को तय करना चाहिए कि कितनी जल्दी से जल्दी बोरी उठ जाए। क्या है ना, पहले इतना दूर ट्रांसफ़र किए हैं, एक बात ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, जहाँ यथावत मैंने प्रबंधक रहते वहीं करना चाहिए व्यवस्था हो। पर क्या नहीं, इतने दूर से मैंने आया हूँ, मैं यहाँ आया तो मैं देखा पूर्व से व्यवस्था ऐसा ही है, जबकि नियम में ऐसा नहीं है। समिति द्वारा ही सिलाई किया जाता है और किसान नहीं सिलते, सिर्फ किसान भर के कांटा के पास लाता है और तौल करके मैंने समिति तौल करके अपनी तरफ लाता है। किसान मैंने समिति ही तौल ये सिलाई करता है और छल्ली लगवाता है। पर यहाँ का मैंने जैसे हमारा लोग बोलता हूँ तो भग जाते हैं लोग। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर है, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता क्षेत्र में चारा काटने गई 4 महिलाओं पर अचानक एक बाघ फैमिली ने हमला कर अपना शिकार बना लिया। बाघ को देखते ही 3 महिलाएं भाग गई, लेकिन एक महिला पर 3 बाघों ने हमला कर दिया और फिर उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। क्या हुआ है, कौन सी घटना है और उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई है? जी कुछ महिलाएं अपनी निस्तारी के लिए कोर क्षेत्र के अंदर चले गए थे हिनौता रेंज में, और एक महिला जो लगभग 65 वर्ष की थी उसे टाइगर ने पकड़ लिया। जो बाकी की महिलाएं थी वो बाहर वो पर्यटकों को दिखाई दी। गाइड से उन्होंने बताया कि एक महिला को टाइगर पकड़ लिया है, और उसके पश्चात हमारे जो रेंज ऑफिसर हिनौता ने कार्रवाई करते हुए अपने हाथी की टीम को मोबिलाइज़ किया। स्टाफ वहाँ पहुँचे, पुलिस के भी स्टाफ और सीनियर ऑफिसर्स एसपी साहब भी वहाँ पे मौके पे पहुँचे, और फिर हम लोगों ने शव। जी बिल्कुल, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहाँ पर जाना चूँकि प्रतिबंधित है, लेकिन निस्तारी व्यवस्था के लिए कई बार घास काटने के लिए या फिर लकड़ी के लिए कुछ ग्रामीण अंदर चले जाते हैं और ये दुर्घटना हुई है। तो हम लोगों का यही अभी हिदायत रहेगा सभी ग्रामीणों को कि अंदर ना जाएं, क्योंकि बाघ तो उनके गांव में नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएंगे तो इस पर। जी, आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमको सूचना मिली कि एक कैजुअल्टी यहाँ पर हुई है। तत्काल मैं डीएसपी एसडीओपी पन्ना और थाना प्रभारी स्वयं यहाँ पहुँचे मौके पर। फॉरेस्ट की टीम भी थी, मैडम सब थे। जॉइंट कार्रवाई की गई, जहाँ पे हाथियों से शव को ढूंढा गया, जो टाइगर्स थे आसपास उनको खदेड़ा गया और शव को बरामद करके विधिपूर्वक यहाँ पे लाया गया है। जैसी विधि है फॉरेस्ट जो है वो अपना लिखापढ़ी करेगी, हम जो है शव पंचनामा बनाकर उसका भी पोस्टमार्टम होगा। और कलेक्टर साहब से ये बात हो गई थी, और जो भी मुआवजा है फॉरेस्ट और रेवेन्यू की तरफ से जो भी मिलता है उसकी व्यवस्था की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाए। सर, लोगों को जागरूकता के लिए क्या? अभी यहाँ पर हम लोग कैंप लेंगे फॉरेस्ट के साथ जॉइंट मिलकर, पुलिस और फॉरेस्ट के लोग गांव वालों को, क्योंकि समझ में आ रहा है कि जो पास का जो सीमावर्ती गांव है वहीं की महिला थी, तो इनको जागरूक किया जाएगा कि आगे ना जाया करें ऐसा। आने वाले समय में खुली जिप्सियों में पर्यटक जाते हैं, कहीं ना कहीं वो तो खैर ये और वो दोनों बहुत ही डिफरेंट इश्यूज़ हैं। इनको जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पन्ना के द्वारा प्राथमिक साख सहकारी समिति परिसर पवई में मंगलवार को ग्राहक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के ऐसे ग्राहकों का सम्मान किया गया जिसकी एफडी
बहुत अत्यधिक है। साथ ही ऐसे किसान जो समय समय पर अपने ऋणों को भुगतान करते हैं और जिला सहकारी बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हैं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित ग्राहकों और किसानों को जिला सहकारी बैंक के माध्यम से शासन द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अनेक हितग्राही मुल्क योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्राहकों का सम्मान किया जाता है जी। हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाराजगंज पन्ना द्वारा हमारे सम्मानीय श्री S.K. कनौजिया जी महाप्रबंधक जी के मार्गदर्शन में हमारे पन्ना जिले में सभी शाखाओं में संग्रहण बचत पखवाड़ा के रूप में जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, दिनांक 5 दिसंबर 2024 से लगातार सभी शाखाओं में कार्यक्रम संचालित है, जिसके माध्यम से हमारे सभी कमर्शियल बैंकों से अधिक ब्याज दरें प्राप्त हो रही हैं। इस दौरान जो भी हमारे ग्राहक बंधु या हमारे किसान भाई अपनी बचत जमा FD के रूप में या सेविंग के रूप में जो जमा करेंगे, सभी बैंकों से अधिक ब्याज प्राप्त हो रही है और उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जो हमारे कार्यक्रम में संचालित हो रहा है हमारे सहकारी समिति प्रांगण में, आज हम अपने सम्मानीय ग्राहकों का सम्मान कर रहे हैं गिफ्ट के माध्यम से, फूलमालाओं के माध्यम से, और यह कार्यक्रम सतत लगातार चल रहे हैं। विगत वर्षों से भी राजधानी रायपुर के एक और निजी अस्पताल मिड लाइफ में मनमानी करने के आरोप परिजन ने लगाए हैं, जिसमें अस्पताल प्रबंधन पर जबरन वेंटिलेटर लगाने के आरोप हैं। बता दें कि पूरा मामला इस प्रकार है कि एक मरीज जो उल्टी की शिकायत के लिए पहुंचा था, उसे ब्रेन हैमरेज बताकर उसका ऑपरेशन करने की बात सामने आई, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ और परिजनों ने गंभीर आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाए। अपना परिचय बताओ सबसे पहले तो। मेरा नाम देवराज है, बी देवराज। मेरे पिताजी का नाम है बी किस्टमा। इसका सिर्फ पेट दर्द का नाम से मैं काम कर रहा हूँ, माली काम कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल आया हूँ कार्ड का नाम से। बोले रात को 4 बजे आया था यहाँ पर, फाइल लेके डॉक्टर को पूछा हूँ ये कार्ड बन जाए क्या करके। हाँ बन जाएगा बोला, इलाज पापा का इलाज के लिए कार्ड बन जाए करके पूछा हूँ, हाँ बन जाएगा बोले। इसके बाद डायरेक्ट क्या पेट दर्द का नाम से अभी AC में है, 24 घंटा रुकवा दिया है। ICU में रख दिया पेट दर्द में। अभी कल फिर के है बेटा है अभी भी जी। अभी मेरा 80,000 रुपये खर्चा हुआ, लेकिन पेट दर्द ठीक ही नहीं हुआ। कितना पैसा खर्चा हो गया है? 80,000 रुपये। कितने दिन में? टोटल मेरा 80,000। कितने दिन में? कल लेके आया हूँ 2 बजे से, 2 से अभी बस छुट्टी है। मतलब लूट चल रहा है। रात को 10 बजे लेके आया हूँ, अभी 6 बजे छुट्टी मांग लिया हूँ। अच्छा, 2 दिन में डॉक्टर की भी बोला हूँ, साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरा कार्ड नहीं बन पा रहा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए कितना लगेगा? बोला है 4 साढ़े 4 लाख तक लग सकता है। मैं बोला सर इतना नहीं कर पाऊंगा, मेरे को दे दीजिए, मेरे पापा को, मैं सरकार हॉस्पिटल लेके चल जाऊंगा। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? आयुष्मान कार्ड बनेगा करके यहाँ पर लेके आया हूँ, अभी नहीं बन रहा है क्योंकि आधार कार्ड का तो गलती है करके वे कर दिया हूँ। बाद जो भी है छुट्टी चाहिए तो पैसा बांध दो लेके जाकर, ठीक। इसलिए बेटा हूँ, बाद में भी मेरे पापा को अभी तक कुछ मतलब आपका कहना है कि अस्पताल की आड़ में धंधा चलाया जा रहा है? धंधा चला रहा है, 1 नंबर चल रहा है धंधा। सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले पुलिस द्वारा कालाबाजारी करने वालों से 55 टिकटें जब्त करने पर डीसीपी जोन विनोद कुमार मीना ने कहा कि शो से 2 घंटे पहले 8 से 10 गुना ज्यादा रुपए में टिकट बेचे जा रहे थे, जबकि टिकट खरीदने की एक प्रक्रिया होती है। ये उसके खिलाफ थी, इसलिए मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये टिकट कहां से लाया जा रहा था और आगे की जांच जारी है। ब्लैक करने वाले पकड़ाए हैं, कितने आरोपी और कितने टिकट बरामद किए हैं? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल दिलजीत का शो था इंदौर के अंदर, तो उसी में जो भारी फैंस का बिल्टअप था, तो उसमें टिकट जिन लोगों को नहीं मिल पाया, तो उसी का फायदा काफ़ी जो असामाजिक लोग होते हैं उनके द्वारा इसमें ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी, जिसके अंदर हमारे द्वारा कुल 55 जो गोल्ड के टिकट्स हैं वो 2 एजेंट से हमारे द्वारा पकड़े गए और उनके द्वारा वो टिकट लगभग 8 से 10 गुना अधिक दामों पर बेचे जा रहे थे, वो भी शो से 2-3 घंटे पूर्व ही बेचे जा रहे थे। तो इस पूरे ही मामले में चौकी टिकट खरीदने की एक अपनी अलग निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसके तहत सभी को टिकट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कि उसका वायलेशन था, तो उसी के और प्लस जो एजेंट थे उनके मोबाइल में जो चैटिंग्स वगैरह होती हैं उसके आधार पर भी हमारे द्वारा इसमें 420 का एक मामला पंजीबद्ध किया गया है।
इसमें हमारी विवेचना इस पहलू पे रहेगी कि इसमें इनको कौन ये टिकट उपलब्ध कराता था और कहाँ से ये टिकट आए थे। सर ये जो पकड़ा है इनका कोई बैकग्राउंड या इवेंट से जुड़े हुए पता चला? नहीं, प्राइमा फेसाई अभी चूंकि हमने उनको एफआईआर रजिस्टर की है तो प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन के अंदर काफ़ी लीड्स हमको मिले हैं इसके अंदर कि इनके द्वारा कहाँ से टिकट लाए जा रहे थे और पुख्ता सबूत आने पर उसका खुलासा किया जाएगा। ये कौन सी धारा है? 420 की धारा के तहत हमने मामला भी पंजीबद्ध किया इसके अंदर। फर्दर इसमें विवेचना के आधार पर और कुछ इंग्रीडियंट एविडेंस मिलेंगे तो सेक्शन का इजाफा भी किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।